Hello student, I am Sujata on the platform of Shahid Pramod B.Ed College online classes, and we are discussing in previous 2 days about interest, and we have already discussed what is introduction of interest, what is meaning and what is the characteristics of interest. And in previous classes, in last classes, we have discussed types of interest, in which we have discussed there are two main types of interest, which one of them is acquired interest, and second one is your inborn interest, है ना. और acquired में भी हम लोगों ने देखा था कि there are 4 types of acquired interest, in which we have discussed tested interest, manifested interest, expressed interest और invento interest, है ना. Invento interest which is also on the basis of research interest, about after research on different professionalists like lawyer, teacher, doctor, and lots of economists, and then after we have concluded something, and then after we can say that this personality have or concern from this interest. So we have already discussed these very types, and today's classes we are going to discuss basis of interest, है ना. What is the base of interest मतलब what is the, है ना, कि क्या है आधार. हमारे अंदर जो रुचि होती है, जो रुचि कार्य करती है, उसका आधार क्या है, वो कौन से वो पक्ष हैं जो रुचि को डायरेक्ट करता है, जो रुचि को दिशा देता है, जो रुचि को टर्न करता है, अपने हिसाब से वो चलाना जानता है रुचि को. ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो हमारे इंटरेस्ट पे बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण होता है. तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, एंड उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज कैटेगराइज करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो. देन अगर हम बात करें इंटरेस्ट की और बेसिस ऑफ इंटरेस्ट की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो है हमारा आयु, एज, है ना. सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे वो है एज. एज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एज हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित करती है, या फिर हमारे इंटरेस्ट का जो एक आधार है वो एज कैसे है. अगर इस बात की हम चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं कि जो हम बचपन में होते हैं, जो इंटरेस्ट हमारा बचपन में होता है, क्या वही इंटरेस्ट हमारा किशोरावस्था में होता है? नहीं होता है. क्या वही इंटरेस्ट हमारा प्रौढ़ावस्था में होता है? नहीं होता है. तो क्या कारण है कि हमारा इंटरेस्ट चेंज होता है? तो दिस एज पर्सपेक्टिव, अगर हम इस तरीके से सोचें, इस दृष्टिकोण से सोचें, तो हमारा जो एज है वो बहुत फैक्टर है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसमें, हमारे इंटरेस्ट को ड्राइव करने में, हमारे इंटरेस्ट को दिशा देने में. कैसे? जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे जो मनोरंजन का साधन होता है उसकी जो दिशा होती है, जो कि हमारे इंटरेस्ट के अंतर्गत ही आया, वो अलग होती है. जैसे कि बच्चे हैं वो कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन वही बच्चे, है ना, द सेम चाइल्ड, इफ दे विल बिकम एन एडोलेसेंट, देन व्हाट विल हैपन, हम क्या देखते हैं कि वही बच्चा, उसका इंटरेस्ट अलग हो जाता है. वो मूवीज़, सॉन्ग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है अपने लाइफ में. वही बच्चा जब बड़ा होकर एडोलेसेंस हो गया, एंड देन जब वो ओल्ड एज पे आता है, तो फिर वो न्यूज़ को प्रेफरेंस देगा, है ना, रिलीजियस थिंग्स को प्रेफरेंस देगा. तो ये सारी चीज़ें किसने डायरेक्ट की? उस बच्चे स्वयं ने या उसके एज डिफरेंस ने? डेफिनेटली उसका जो एज वेरीज कर रहा है ना, ईयर आफ्टर ईयर, देन आफ्टर उसकी जो है इंटरेस्ट में भी चेंजेस आते हैं. तो एक फैक्टर जो एज है हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्ट करता है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एज है वो बहुत ही बड़ा डायरेक्शन फैक्टर है ना. देन अगर हम बात करें इसी पक्ष में, तो हमारे माता पिता से जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है, अगर बच्चा है वो अपने माता पिता से जो एक्सपेक्ट करेगा, है ना, हमारे पेरेंट्स से, बच्चा है अगर वो हमारे पेरेंट्स से बचपन में, वो देखिए स्नेह, अफेक्शन, लव हर बच्चे को चाहिए होता है. तो अगर हम क्या कहें कि अगर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या उसको अफेक्शन नहीं चाहिए होता है? ऑफ कोर्स चाहिए होता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है. कैसे? देखिए, बच्चा है अगर वो कहीं से, है ना, चोट लग गई उसको, या फिर कहीं से हार के आ गया, लेकिन उसको एक डर रहता है
जिसको अपनी माँ के पास आता है तो उसकी माँ है वो उससे थोड़ा प्यार कर देती है और वो सारा गम भूल जाता है ना। तो इस तरीके का अफेक्शन चाहिए उसकी माता से, है ना, बच्चे को। देन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि अब उसको चाहिए परमिशन, किसी भी कार्य को करने की परमिशन चाहिए होती है उसको, क्योंकि वो जो लव है वो तो चाइल्डहुड तक ही रिक्वायर्ड था उसको, अफेक्शन है वो हमेशा रहता है। तो वो अफेक्शन चाहिए उसको कि अगर मैं कोई कार्य करना चाहूँ इन एडोलेसेंस पीरियड, अगर वो कोई कार्य करना चाहे और माता पिता से उसको अगर सहमति मिल जाए तो उससे बड़ी बात उसके लिए कुछ नहीं होती है। तो एक एडोलेसेंस को भी हम देखते हैं कि परमिशन की ज़रूरत होती है, बट इन अदर वे में, बट इन अदर सेंस में, लाइक अफेक्शन दोनों में आया है ना, इन चाइल्डहुड पीरियड, इन एडोलेसेंस पीरियड, but the quality or the what can I say, that quality is differ and the requirement is differ, है ना। तो बच्चे को लव चाहिए होता है एंड जो एडोलेसेंस है उसको क्या चाहिए होता है, परमिशन, ऑर्डर, है ना, कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ, हमें कोई नकारने वाला ना हो, है ना। तो पेरेंटल अफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग और फॉर ग्रोइंग इंटरेस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर एज इज ऑल्सो। देन आफ्टर अगर हम बात करें किशोरों के बातचीत का जो विषय होता है ना, वो बच्चों या फिर जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं ओल्ड एज वाले उनसे, है ना, वो भी डिफर करता है। और उसका भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसको इफेक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा एज, उनका एज। कैसे? किशोर जो हैं किशोर जो है वो बातचीत के दौरान उनका बोलने का तरीका अलग होता है, उनका सोचने का डायरेक्शन अलग होता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट अलग होती है, एज के अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट अलग होता है, इसलिए ही वह डिफरेंट मैटर पे तीनों एज ग्रुप के, है ना, तीनों एज ग्रुप के जो पर्सनालिटी होते हैं वो डिफरेंट मैटर पे अलग अलग बात करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट का आधार बनाता है, उसमें एक एज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बचपन में जो हमें मनोरंजन का साधन चेंज होता है वो बड़े होने पे अलग हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि माता पिता से जो व्यवहार मिलता है एक बच्चे को और माता पिता से जो व्यवहार मिलता है एक बड़ों को, तो क्या प्रौढ़ जब हम हो जाते हैं तो हमें माता पिता के स्नेह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी हमें देने की आवश्यकता होती है। तो बस क्वालिटी अलग हो जाता है, बाकी बातें वही रहती हैं, थोड़ा सा यही हमारे इंटरेस्ट को भी निर्धारित करता है कि अकॉर्डिंग टू ईयर्स, अकॉर्डिंग टू आवर एजेस कैसे हमारे इंटरेस्ट में परिवर्तन आता है ना। देन आयु के साथ साथ जो नैतिकता होती है, नैतिक विचार में भी परिवर्तन होता है। अगर हम आयु की बात कर रहे हैं तो हम अपने नैतिक विचार को, मोरल डेवलपमेंट को नहीं भूल सकते हैं, है ना। अगर एज की बात की जाए तो हम अपने मोरल डेवलपमेंट को नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो बच्चे में ना के बराबर होता है, बच्चों में ना के बराबर होता है, और जो हमारे एडोलेसेंस होते हैं उनमें आवश्यकता के अनुसार होता है, और जो हमारे प्रौढ़ होते हैं वो तो इसके भक्ति होते हैं। जैसे कि अगर हम धार्मिक चीज़ों की बात करें तो बच्चे हैं वो पूजा पाठ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपने से मतलब रहता है उनकी सारी आकांक्षाएँ पूरी हो जाए। देन एट द सेम टाइम, इन द सेम वे, हमारे जो एडोलेसेंस होते हैं वो भी यही कार्य करते हैं कि जब एग्जाम का टाइम आया, कुछ बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत क्रूशियल काम है, तो हम भगवान को याद करते हैं, तब वो सारे लोग भगवान को याद करते हैं। तो भगवान में जैसी आस्था प्रौढ़ों की होती है उतनी बच्चों की नहीं होती, उतनी हमारे किशोरावस्था वाले बालक जो हैं उस अवस्था में उनकी नहीं होती, है ना। तो क्या होता है कि ये भी हमारे एज और हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। हमारा एज जो है हमारे इंटरेस्ट को इस तरह से प्रभावित करता है। देन एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि आयु का जो धार्मिक रुचि होती है या धार्मिकता का प्रत्यक्ष प्रभाव है वो हमारे इंटरेस्ट पर पड़ता है ना। इन डायरेक्ट वे में इंटरेस्ट है, आयु है, एज है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रभावित करता है। देन इसी संदर्भ में एक जो मनोवैज्ञानिक थे क्रो, उन्होंने कहा बाय वर्ड अगर मैं कहूँ कि जिस प्रकार आयु के साथ साथ बच्चों की रुचि में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार किशोरों का भी होता है ना। बच्चों के समान परिवर्तन होता है और वह मुख्यतः अपने कल्याण में रुचि रखते हैं, कल्याण को ही देख करके उसी के अकॉर्डिंग भक्ति भाव करते हैं। तो ये जो पहला हमारा है बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, दैट वाज आवर एजेस, है ना, विच अफेक्ट आवर इंटरेस्ट इन अ वेरी डीप मैनर। देन सेकंड में हम लोग आएंगे वो है शारीरिक विकास।
शारीरिक विकास। अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो ये जो एक पॉइंट है, ये जो एक टर्म है, ये जो वर्ड है शारीरिक विकास, ये हमारे इंटरेस्ट को कैसे आधार देती है। अगर शारीरिक विकास की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका जो ध्यान होता है ना किशोरावस्था में, खासकर उनका जो डेवलपमेंट होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, ज़्यादातर ध्यान उसी पे रहता है ना, कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, हम देखने में अच्छे लगे, है ना। तो जो बच्चे बहुत थीन होते हैं, अपने आप को बहुत इतना नहीं समझते कि हाँ मेरा और ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए था इन फिजिकल वे में, तो फिर उनका ध्यान हमेशा वही रहती है और उनकी रुचि हमेशा वही रहेगी उन्हीं बातों को जानने में कि कैसे हम ये जान पाएँ कि स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें क्या होती है, क्या हम ऐसा करें जो हमारा फिजिक्स ठीक हो जाए, है ना, क्या हम ऐसा खाएं पिए, या फिर कहीं भी अगर कॉलोनी में जाएंगे, है ना, तो उनको उसी सारे पोस्टर पे ध्यान रहेगा जहाँ पे इस तरह की बातें लिखी होंगी कि हाँ आप अपने फिजिकल डेवलपमेंट करें आप अपना। तो देखिए कैसे उनकी रुचि भी है वो शारीरिक विकास है, उनकी रुचि को कैसे प्रभावित करती है। हमेशा वो उसी चीज़ के पीछे आगे पीछे करते रहेंगे, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, है ना। उसके बाद होता है कि बच्चे जब हैं कि स्वास्थ्यवर्धक साधनों को खोजते रहते हैं, एंड देन बीच बीच में जैसे अब कोई फैटी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, वो हमेशा चाहेगा कि हम बातचीत करें, आराम से रहें, हमेशा सोए और किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं दिखेगा। मतलब उसका इंटरेस्ट कहाँ पे हो जाता है, कुछ ना करने में और हमेशा आराम ही करने में। तो ये उसका इंटरेस्ट है वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट के कारण हुआ। अगर हम आगे की बात करें तो जो दिखने में सुंदर नहीं होते वो हमेशा चाहेंगे कि मतलब कौन सा ऐसा ब्यूटी टिप्स हमेशा उसी क्षेत्र में सोचेंगे और वही टिप्स देने की हमेशा कोशिश करेंगे। तो उनका इंटरेस्ट वहाँ पे दिखा कि आखिर उनका इंटरेस्ट ये सब आया कहाँ से, उनके फिजिकल डेवलपमेंट में जो कमी है उसको सुधार करने के लिए ये सारे इंटरेस्ट की बातें भी आई, है ना। तो उनका फिजिक्स जो है उनके इंटरेस्ट को इस तरह से प्रभावित करता है। एंड देन जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं कि हाँ आई एम गुड इनफ टू शो इन अ फिजिकल वे, देन वो क्या होंगे कि हमेशा चाहेंगे कि दूसरे को हम नीचा दिखाएं, है ना। उनकी इंटरेस्ट एक तरह से उनकी आदत जो बन जाती है और उनका जो कि उनके इंटरेस्ट को डिफाइन कर देता है कि हमेशा हम दूसरे को नीचा दिखाएं और हमेशा है कि हमेशा किसी और से लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं वो। देन बॉक्सिंग, है ना, बॉक्सिंग हो गया, एडवेंचरस टाइप का काम करेंगे, एकदम बहुत नकारात्मक टाइप का काम भी कर जाते हैं इस तरह से वो कि मतलब मेरे से पावरफुल और कोई नहीं है। तो ये सारा उनका जो इंटरेस्ट डिफाइन होता है, ड्राइव होता है, वो फिजिकल डेवलपमेंट के कारण होता है। इस संबंध में जेरशील्ड थे, एक जेरशील्ड मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने एक बुक में बोला था, साइकोलॉजी, बुक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस। उस बुक में उन्होंने बोला था कि किशोरावस्था में किशोरों का जो ध्यान होता है वो शारीरिक परिवर्तन की ओर स्वतः ही चला जाता है। मतलब ध्यान, इट मीन्स उसकी रुचि जो होती है वो शारीरिक परिवर्तन की तरफ ही रहती है। तो देखिए एज के बाद हमारा शारीरिक डेवलपमेंट कैसे हमारी रुचि को प्रभावित किया। देन आफ्टर हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस ऑफ इंटरेस्ट। देन थर्ड है हमारा प्रतिभा। थर्ड है प्रतिभा। प्रतिभा का आज तक कोई डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है वो आज तक नहीं आया, क्योंकि प्रतिभा जो होती है ना वो हमारे में एक क्वालिटेटिव थिंग होती है एंड उसको डिफाइन कर पाना किसी भी मनोवैज्ञानिक के लिए आज तक, है ना, वो एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं कर पाए प्रतिभा को एक्चुअली। देन हम बोलना चाहिए कि जिन छात्रों में साधारण सी प्रतिभा होती है, साधारण सा टैलेंट होता है, वो छात्र हैं वो ज़्यादा नहीं सोचते अपने नैतिक मूल्यों के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और ना ही उसके तरफ उनका कोई योगदान ही होता है ना। उनमें मानवीय मूल्यों या जीवन के उद्देश्यों के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व अपना नहीं समझते। कौन? जिनका प्रतिभा होता है वो साधारण होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि न के बराबर या एवरेज रखते हैं अपने में टैलेंट वो। इसी के विपरीत अगर कोई बहुत ही हायर टैलेंटेड है, जो मोर टैलेंटेड है ना,
वो हमेशा कुछ नई बातों को जानने में लगे रहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि कुछ ऐसा क्या करें, है ना, जिससे कि समाज का कल्याण हो, जिससे हमारे नैतिक मूल्यों का विकास हो। धार्मिक चीज़ों में भी वो उतना उस सीमा तक ही आस्था रखते हैं जहाँ तक उनकी बातों को, उनके रहस्यों को वो जान सके, मोर टैलेंटेड। तो फिर क्या होता है कि अपने टैलेंट का वो यूज़ कहाँ कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को निखारने में। किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे तो उसको पूरा जान के ही छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी इंटरेस्ट, है ना, उस टाइम पे, जिस टाइम में उसकी जो जिज्ञासा है किसी चीज़ के प्रति निखर के आती है, तो उस टाइम पे उसकी जो प्रतिभा है वो कार्य करती है उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में, है ना। फिर प्रतिभाशाली बालक है वो उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में हमेशा लगे रहते हैं। देन प्रतिभाशाली बालक है वो अपने व्यक्तित्व को आकर्षक पूर्ण बनाने की जगह अपने व्यक्तित्व में उतना आकर्षक बनाने में उतना समय नहीं देते जितना कि सामाजिक कल्याण करने में देते हैं, है ना, नैतिक मूल्यों को डिफाइन करने में देते हैं। देन वे नैतिकता तथा धर्म के रहस्यों को जानने में लगे रहते हैं, है ना। यदि हम ये कहें कि प्रतिभा संपन्न छात्र साधारण छात्रों की अपेक्षा अधिक योग्य और समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य होता है तथा अपनी जो प्रतिष्ठा का वो समझते हैं और अपनी रुचि उसी के अनुसार बना लेते हैं, है ना, तो उसी के अनुसार उनकी रुचि हो जाती है। जैसी प्रतिभा वैसी रुचि। कम प्रतिभा, रुचि भी उनकी कम क्षेत्रों में ही होती है, ज़्यादा रुचिदार वो होते नहीं हैं, है ना, अपने में ही सीमित रहते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के बाद उसको उनमें ये नहीं लालसा आती है उन बातों को जानने की, क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आएंगे हम। नेक्स्ट वन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज हमारा इन्वायरमेंट। पर्यावरण भी हमारे इंटरेस्ट पर काफ़ी प्रभाव छोड़ता है। कैसे? जैसे कि अगर पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जैसे कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ बच्चा, है ना, उसको हमेशा गांव के चीज़ों में ही, जैसे कि उसको खेती में ज़्यादा मन लगेगा, है ना, अगर वो बहुत सारे पशुओं को पाल रखा है तो उसकी सेवा करने में उसको बहुत आनंद आता है। फिर है कि जब वो अपने घर के आसपास अगर पेड़ पौधा लगाए तो उसको फलने फूलने में ज़्यादा ध्यान देगा। ऐसा बात नहीं है कि उसको शहर के लोग पसंद नहीं है या उसमें रुचि नहीं है, उसको उत्सुकता है वो देखने की, शहर के जो अजनबी चीज़ें हैं उनके लिए, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए उसमें उत्सुकता होती है, लेकिन रुचि नहीं होती। रुचि तो फिर उनके अपने पर्यावरणीय जो आसपास का माहौल है उसी में होता है ना। इसी प्रकार शहर के बच्चे हैं, उनको खेती बाड़ी हो गया, है ना, पानी, धूप, बारिश, ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो हमेशा चाहेंगे कि सेपरेट ही रहे और पूरे जितना भी होता है सुख सुविधा की चीज़ें उसी के साथ रहे और पर्सनल रहे, इस टाइप से। तो उनकी वहाँ रुचि वही होती है कि अपने माहौल के अनुसार ही रुचि बनती है ना। पर्यावरण क्षेत्र की अगर बात करें तो गाँव के बच्चों में अपने गाँव के प्रति जितनी रुचि होती है, गांव के डेवलपमेंट में जितना वो कल्याण में जितना वो काम कर सकते हैं, उतना शहर में फिर उनकी रुचि नहीं होती है। तो ये उनके पर्यावरण को दिखाता है ना। फिर अगर हम बच्चों की किसी जन्मजात, एक डिविश महोदय थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों की जो जन्मजात रुचि होती है वो उतनी सक्रिय नहीं होती है जितनी पर्यावरण उसको प्रदान करती है ना। उन्होंने जन्मजात रुचि को थोड़ा सा गौन किया, देन और पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया कि पर्यावरण ही उनके रुचि को डिफाइन करता है, डायरेक्ट करता है। देन नेक्स्ट वन में हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा। नंबर 5, सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा। है ना, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा का मतलब हुआ कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारी धारणाएं होती है ना, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। तो जाति को डिफाइन करते हुए एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, है ना, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने कहा कि जाति वो होती है जो अपने समुदाय के अंदर ही, है ना, विवाह की अनुमति दे, है ना। उन्होंने ये भी कहा कि जाति वो होती है जो अपने उपजाति में भी बंटवारा कर सकती है।
और उपजाति अगर चाहे तो अपने उपजाति के अंदर विवाह कर सकता है या नहीं कर सकता है। उनका जाति के प्रति ये धारणा, ये मानना था। ये क्लासेस का एक अपना डेफिनेशन था। उन्होंने ऐसा बताया था कि जाति वो जो अपने जाति के साथ ही रहे, है ना। इस धारणा में अगर सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा की बात की जाए तो इसमें हिंदू समाज भी वह एक जातीय, एक ऐसा जातीय और बहुत ही सर्वमान्य समूह है जिस पर पुरोहितों का एक मान्य शासन है। हमारा जो हिंदू धर्म है उस पर भी पुरोहितों का मान्य शासन है। और अगर इसकी बात की जाए तो हमारी जो जाति है, संस्कृति है, वो बहुत सारी परंपराओं का दावा करती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें हमारे पुरोहितों की, तो उनका जो बच्चा है ना, उनका बच्चा अगर एज अ छात्र, एज अ स्टूडेंट के रूप में आता है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो एक लेदर का वर्क करे, है ना, चमड़ों का कोई कार्य करे, वो नहीं चाहता ऐसा। क्यों? क्योंकि उनका जो सामाजिक परिवेश है हमेशा पुरोहितों के घर में बीता, उसी चीज़ को उन्होंने देखा और उनकी इंटरेस्ट कभी ये नहीं होती है कि वो अपने लेवल के नीचे जो शूद्र लोग करते हैं उनका जो परिवेश होता है उनके परिवेश के बारे में नहीं सोचते। हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरे पापा पुरोहित है तो मैं भी उन्हीं के रास्तों पे चलूँ और वैसा ही करूँ। तो उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो समाज ही निर्धारित कर देती है ना। फिर है अगर आर्थिक प्रतिष्ठा की बात करें तो इकोनॉमिकल जो डेवलप्ड फैमिली होती हैं वो अपने से नीचे जो उनके घर में नौकर चाकर होते हैं हमेशा उनकी बुराई करेंगे। इसके विपरीत जो नौकर होते हैं वो अपने मालिक की बुराई ही करते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक परिवेश है वो भी हमारे, है ना, रुचि को डायरेक्ट करती है इस तरह से कि वहाँ का बच्चा है कभी नहीं चाहेगा कि हम वो काम करें जो हमारे घर में आते हैं नौकर वो करते हैं। वो कभी इस बारे में सोचेगा ही नहीं कि मुझे वो बनना है या वैसा बनना है ना। तो इस तरह से सामाजिक मतलब इस कारण धनी और निर्धन छात्रों में बहुत ही अंतर आ जाता है ना, बहुत मतलब ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। फिर है कि भिन्न भिन्न आर्थिक प्रतिष्ठा वाले जातियों में पूर्वाग्रह बन जाता है कि चलो पूर्वाग्रह इट मीन्स कि अगर हमारे पापा डॉक्टर है तो हम भी डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो इस तरह से एक टीचर है वो इस पूर्वाग्रह को समाप्त तो नहीं कर सकता है बट, है ना, डायरेक्शन उसको दे सकता है, उसको दिशा दे सकता है, उसको थोड़ा कम कर सकता है इन डिसिप्लिन्ड मैनर। तो ये एक टीचर का काम है कि इस सोच को बहुत हद तक कम किया जाए, है ना, कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो खैर वो सब बातें तो अलग है, लेकिन जो हमारी रुचि है वो इस तरह से सामाजिक और आर्थिक परिवेश में कैसे डायरेक्ट होती है, कैसे टर्न होती है। अगर हम ये कहें देन ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इट इज़ आई एम जस्ट मैं यहीं पे रुक रही हूँ एंड जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।